हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे मौद्रिक नीति। इकोनॉमिक्स का सबसे बेहतरीन चैप्टर है मौद्रिक नीति। इसके अंतर्गत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर ये सब आता है। तो मौद्रिक नीति का जो परिभाषा है, जब बाजार में महंगाई या मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो आरबीआई इसका समीक्षा करता है और इसका जो डेटा निकालता है हर 3 माह पर इसका समीक्षा किया जाता है और वर्ष में 4 डेटा दिया जाता है। इसके तहत विभिन्न रेट्स को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें मंदी, स्टैगफ्लेशन, खुले बाजार की नीति, तरलता, रेपो रेट, एसएलआर, एमएसएफ इस तक बारे में गणना करके महंगाई पर काबू पाया जाता है या नॉर्मल किया जाता है। अब आगे समझते हैं कि मौद्रिक नीति। देखिए, जब बाजार में महंगाई या मंदी की स्थिति आ जाती है तो आरबीआई इसकी समीक्षा करता है और विभिन्न रेट को घटाया या बढ़ाया जाता है। ये तो समझ गए। अब समझते हैं साख नियंत्रण क्या होता है। बाजार की तरलता यानी कि लिक्विडिटी को नियंत्रित करता है। साख नियंत्रित जो कि बाजार की तरलता को नियंत्रित करता है। लिक्विडिटी क्या होता है, जब बाजार में बैंकों के द्वारा ज़्यादा यानी कि जो अगर 10% लोन दे दिया, अगर बाजार में पैसा नहीं है तो एसबीआई हो चाहे कोई भी बैंक हो, वो कस के पब्लिक के लिए ऑफ़र निकालना शुरू कर दिया और जो गांव में साहूकार होते हैं, चाहे जो सूद देने वाले व्यक्ति होते हैं, वो तो 5 रुपये सैकड़ हो तो, और बैंक का कैसे परसेंट चलता है, 4%, 4.5, 4, 3.5 कभी कभी रहता है, तो सालाना चलता है। और इसलिए जो सस्ती मुद्रा प्रोवाइड कराती है बैंक, और जो गांव का सूद लेने वाले व्यक्ति 5% का दर से समझिए कि 12 × 60%, साल में 60% जो सूद वाले व्यक्ति को देगा, उससे बेहतरीन बात है कि 10% या 8% पर और कम ब्याज दर पर अगर आपको 5%, 4%, 2%, कभी 3%, 2%, सबका घटता बढ़ता रहता है, अगर आपको बैंक दे रहा है साल में, तो लोग सोचता है कि अरे यार, मैं जो सूद वाले व्यक्ति से लूँ उससे बढ़िया बैंक से लेकर अपना काम चलाऊँ। तो 10 लाख 12 लाख लोग लोन प्रोवाइड करके लोन लेके, और मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा आ जाता है, इतना सारा लोन आता है, हर बैंक अपना लोन निकालना शुरू कर देता है। इसीलिए यह तरलता इतना बढ़ जाता है कि लोगों के हाथों में बहुत सारा पैसा आ जाता है। पैसा आने के बाद जब पैसा आ जाता है तो सामान का भी दाम 5 गुना बढ़ जाता है। जो सामान 10 रुपये मिल रहा है वो आपको 20 रुपये मिलेगा, और लोगों के पास पैसा है, कस के खर्च किया, यही महंगाई पर कंट्रोल नहीं रहा, धीरे धीरे यह मंदी की स्थिति में चला जाता है। तो यही है साख नियंत्रण यानी कि बाजार की तरलता को नियंत्रित करता है साख, और वही जो आरबीआई रेट को घटा बढ़ा करता है, उसी के अनुसार नॉर्मल किया जाता है। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। आरबीआई के अंतर्गत जो सारा का सारा बैंक उसी के अंदर में आता है, और आरबीआई एक बार हर 3 महीने पर डाटा देता है कि कितना महंगाई है, कितना मंदी है, कितना नॉर्मल है। इसको समीक्षा करके ही रेपो रेट सब तय करता है। ये इसके अंतर्गत मुद्रा को बढ़ावा या कम किया जाता है, और इसमें जो आरबीआई इसका कंट्रोल करता है। इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, बैंक रेट, एसएलआर, एमएसएफ, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, पीएलआर, प्राइमरी लेंडिंग रेट होता है। इस सब को कंट्रोल किया जाता है और नॉर्मल पूरे व्यवस्था को, अर्थशास्त्र को, मतलब यानी कि बाजार को किया जाता है। ठीक है। बाजार एक मार्केट है, एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। मार्केट नहीं समझिए कि मार्केट है, वो मार्केट है जो बहुत बृहद पैमाने पर मार्केट होता है। वो मार्केट एक चैप्टर है, गुड्स एक चैप्टर है, मंदी एक चैप्टर है, इस सब के बारे में चैप्टर है। धीरे धीरे बैंक है, एलआईसी है, सब का अलग अलग टॉपिक है, तो आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे। अब समझिए रेपो रेट। आरबीआई बैंकों को 2 से 14 दिन के लिए जिस रेट पर ऋण प्रोवाइड करता है, आरबीआई वही रेपो रेट कहलाता है। यह 3 से 4% तक हो सकती है। ये आरबीआई बैंकों को, कोई भी बैंकों को 2 से 14 दिन के लिए जिस रेट पर ऋण उपलब्ध कराता है, वही 3 से 4 दिन होता है। और रेपो रेट समझिए, जो आरबीआई किसी बैंक को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, यही रेपो रेट कहलाता है। ये तो सिंपल वे में समझिए कि आरबीआई अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड कराता है किसी बैंक को। ये समझ गए। अब समझते हैं, देखिए। और बैंक रेट क्या होता है कि आरबीआई बैंक को 14 दिन से अधिक जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराती है, लॉन्ग टर्म के लिए यह उपलब्ध कराती है, तो ये रेपो रेट
कम समय के लिए और बैंक रेट ज़्यादा समय के लिए, 2 से 3 साल के लिए या उससे ज़्यादा के लिए भी बैंक प्रोवाइड करवाती है और आरबीआई बैंक को देती है ये। तो आरबीआई बैंक को 14 दिन से अधिक जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराती है वही बैंक रेट कहलाता है। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आरबीआई बैंकों को एक दिन के लिए जिस ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है वो एमएसएफ कहलाता है। देखिए एमएसएफ, यदि बैंक को पैसे की ज़रूरत हो तो अपने एसएलआर का एक मात्रा गिरवी रख कर पैसा ले सकता है। इसमें रेपो रेट अधिक होता है, इसका रेपो रेट अधिक होता है। एसएलआर क्या होता है? स्टेट्यूडी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक को अपने कुल जमा का 18% अपने पास रखना पड़ता है। आरबीआई के अनुसार आरबीआई रखवाता है, हर दम उसका नेट पर उसका अधिकारी चेक करता रहता है कि किसी बैंक के पास 18% से कम नहीं रहना चाहिए और बैंक खर्च नहीं कर सकता है। बैंक को अपने कुल जमा का 18% पैसा अपने पास रखना पड़ता है। तो वही है एमएसएफ। यदि बैंक को पैसे की बहुत ज़रूरत है तो उसके पास गिरवी रखने के लिए नहीं है तो अपने एसएलआर का एक मात्रा गिरवी रखकर पैसा उठा सकता है। एमएसएफ का दर रेपो रेट से अधिक होता है। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। यही सिंपल वे में समझना है सब है। एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए याद कर लीजिएगा, 18% से उसमें गिरवी रख के अपना उसमें से जो ऋण लेना है ले लेगा। देखिए रिवर्स रेपो रेट। जब बैंक अपना एक्स्ट्रा धन आरबीआई के पास रखता है तो आरबीआई द्वारा ब्याज दर रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। जब बैंक अपना एक्स्ट्रा धन आरबीआई के पास रखता है, जब बैंक अपना एक्स्ट्रा धन यानी कि अतिरिक्त धन आरबीआई के पास रखता है तो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। इसमें क्या होता है कि रिवर्स जब बैंक, देखिए क्या होता है इसमें, मैं बता रहा हूँ कि जब कोई मतलब 12 मंथ होता है, तब कभी मलमास हो गया तो 1 मंथ खरमास भी होता है। तो खरमास तो उसमें कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। शुभ काम नहीं किया जाता है तो लोग पैसा बैंक से निकालते भी नहीं है। और ऐसा बहुत समय होता है किसी का मान रखा हुआ है चाहे कुछ भी है तो उस समय पैसा नहीं निकाला जाता है, तो उस समय कम रुपया निकलता है। किसी मंथ में रुपया ही नहीं निकलता है तो बैंकों के पास बहुत सारा रुपया पड़ा रहता है, कोई लेने वाला होता ही नहीं है। तो बैंक के पास, तो वही बैंक अपना आरबीआई के पास कुछ धन रख देता है, वही रिवर्स रेपो रेट होता है। यानी रिवर्स मतलब उल्टा दिया, बैंक आरबीआई को दे दिया, यही होता है रिवर्स रेपो रेट। ये समझ गए? और इसमें 3% तक, 2.5 से 3% तक ब्याज ये देगा, आरबीआई देगा। CRR कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, जब कोई बैंक खोली जाती है तो उसका एक हिस्सा आरबीआई के पास यानी कि कुल जमा का 4% जमा करना होता है, जिस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता है। सबसे बड़ा सूदखोर कौन है? आरबीआई। इस पर जब कोई नया बैंक खुलता है तो उस पर उसका एक हिस्सा आरबीआई के पास रखता है और कुल यानी कि कुल जमा का, जैसे 500 करोड़ हो गया, खोल दिया कौन, 4% रख दिया, तो जिस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देगा अपने पास रख लेगा, तो यही होता है CRR कैश रिजर्व रेशियो। अच्छा, ये समझ गया? देखिए SLR काफ़ी वीवीआई पॉइंट है, एसएससी पीसीएस में बराबर पूछा जाता है इसमें, कि बैंक को यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक को अपने कुल जमा का 18% अपने पास रखना होता है, यानी कि बैंक खर्च नहीं कर सकता है। बैंक खर्च किया तो मैंने बताया कि एमएसएफ में खर्च करता है एक मात्रा गिरवी रख के, और यही एसएलआर है। कोई बैंक अपने प्रतिदिन के कार्य का एक निश्चित मात्रा अपने पास रखता है, यानी बैंक खर्च नहीं कर सकता, विकट परिस्थिति में आरबीआई के द्वारा कहकर लेता है वो, तो वही होता है एसएलआर। अब समझते हैं पीएलआर
प्राइमरी लैंडिंग रेट, ये क्या होता है कि जब बैंक ग्राहकों को जिस दर पर ब्याज देती है, बैंक में जितना परसेंट पे चल रहा है अमूमन, देखिएगा अमूमन 8 से 9% या 7 से 8 पर चलता है। तो 7 से 8% पर चलता है लोन, तो बैंक अपने कस्टमर को जिस दर पर ब्याज देती है वही PLR कहलाता है। तो जो तय होता है RBI के द्वारा वो रेट होता है, और जो चुनिंदा कस्टमर होता है उसको, अगर मार्केट में चल रहा है 7 से 8% आपको बैंक में, तो वही उसको 5% पर मिलेगा। जो चुनिंदा है, जिससे बैंक चल रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति से, बड़े बड़े जो ग्राहक है उसको, चुनिंदा जो कस्टमर बार बार उससे लेन देन हो रहा है, तो उसको 5% पर चलेगा, और नॉर्मल लोगों को 7 से 8% पर चलेगा। ये समझ गए। और बेस रेट यही होता है, अपने चुनिंदा ग्राहकों को न्यूनतम ब्याज दर पर देता है, बेस रेट कहलाता है। PLR सभी कस्टमर जो लोन लेने वाला है उसको देता है। ये समझ गया। तो बैंक ग्राहकों को जिस दर पर ब्याज देती है PLR कहलाता है, और बैंक अपने चुनिंदा ग्राहकों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण देता है, वो बेस रेट कहलाता है। ये समझ गए। ये दोनों है, VBI है, पूछा जाता है। ये आम पब्लिक हो गया, ये चुनिंदा पब्लिक हो गया। खुले बाजार की नीति, खुले बाजार की नीति क्या होता है, इससे भी कंट्रोल किया जाता है। इससे भी कंट्रोल किया जाता है जब महंगाई होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, तरलता मार्केट में ज़्यादा होता है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ते जा रहा है, तो इसको खुले बाजार की नीति कहते हैं। बॉन्ड पेपर हो, जैसे में कोई डाकघर में खाता खोलते होंगे तो कागज़ वाला एक बॉन्ड पेपर देता होगा, चाहे FD लोग कराता है, पोस्ट ऑफिस में जो बहुत सारा कार्य होता है, सरकार इन प्रतिभूतियों को बेचती है, जिससे तरलता कम हो जाती है। बहुत सारा इसमें काम होता है, जैसे में LIC का एजेंट हो, चाहे बजाज का हो, चाहे ICICI बैंक का हो, चाहे SBI का इंश्योरेंस वाला हो, मार्केट में धड़ल्ले है टाई बेल्ट वाले भाई साहब घूमते हैं और सबको समझाते हैं कि ये ऑफ़र आया है, ये ऑफ़र आया है, तो वो ऑफ़र लोग परचेज करता है और धीरे धीरे तरलता को कम किया जाता है, इसके माध्यम से भी, खुले बाजार की नीति के द्वारा। ये समझ गया। अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं लिक्विडिटी। मार्केट में नगद पैसा बहुत होता है, यही लिक्विडिटी कहलाता है। ये बहुत बड़ी घातक होती है। अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा हो गया तो बहुत बड़ा घातक होता है, क्योंकि बैंक में रुपया है तो ठीक है, उसका टैक्स भी आता है और सरकार के कंट्रोल में रहता है। मार्केट में चला गया तो समस्या खड़ा हो जाता है। वही लिक्विडिटी है। जितने मार्केट में रुपया है उसका महंगाई बढ़ते जाएगा। वस्तु का मूल्य तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो पैसा का मूल्य का वैल्यू भी घट जाएगा। वो अगर तरलता कम है तो महंगाई कम है, और तरलता ज़्यादा है तो महंगाई भी ज़्यादा है। इसके अनुसार SSC के एग्जाम में पूछता है, अगर तरलता कम है तो महंगाई क्या होगी, कम या ज़्यादा, तो कम होगी। तरलता मतलब कि ज़्यादा, तरलता कम तो महंगाई कम, तरलता ज़्यादा तो महंगाई ज़्यादा। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। लिक्विडिटी के बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। बैंक वाला ज़्यादा रुपये दे दिया, 4% पर दे दिया, और मार्केट में रुपया छीटा गया। RBI देखता कि रे भाई बहुत दे दिया तूने, अब तो उसको कंट्रोल करो। तो कंट्रोल करने के लिए डेटा जारी करता है, और रेपो रेट कम कर दिया, लोन वाला कम कर दिया। बैंक को बोला कि रे भाई कम करो, अब ज़्यादा दर बढ़ा दो। इसमें 4 पर मिल रहा है तो 10 पर कर दो, कोई लेगा ही नहीं, और लेगा ही नहीं तो धीरे धीरे अपना लोग पैसा धीरे धीरे अपना सामान खरीदते, बैंक में जमा करते, कंट्रोल कर देगा। तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या होता है कि लिक्विडिटी के बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। वस्तु के दाम बेतहाशा बढ़ने लगता है और लोगों के पास पैसा भी बढ़ता है, तो वस्तु की कीमत भी बढ़ने लगती है और महंगाई अपने चरम सीमा पर होती है। इसमें पैसा का वैल्यू घट जाता है। मैंने बताया है कि पैसा का वैल्यू घट जाएगा, और पैसा जो पहले 10 रुपये में सामान मिल रहा था वो आज 20 रुपये मिलेगा, और सामान का भी दाम बढ़ जाएगा और पैसा का मूल्य भी घट जाएगा। तो मार्केट में सभी लोगों को बैंक वाला लोन प्रोवाइड किया, तो समझिए, सिंपल वर्ड में समझिए कि अगर 4% कोई लोन दे रहा है तो बैंक में दौड़ कर जाएगा। जो गांव के या जो मंडी का सूदखोर है, चाहे सूद देने वाला व्यक्ति है, उससे नहीं लेकर बैंक से क्यों नहीं लेगा। जो बैंक 4% दे रहा है सालाना उसका, और जो सूद देने वाला व्यक्ति है 60% का सालाना चलता है उसका है, उससे क्यों लेगा। तो 4% वाले बच जाएगा। तो बैंक से लोग लोन लेता है, अपना कार्य करता है, कार्य करते में ही वही महंगाई बढ़ाने का हाथ होता है। तो देखिए, तरलता, मुद्रास्फीति, महंगाई, तीनों एक ही सीरीज में है। अगर तरलता बढ़ाएंगे तो मुद्रास्फीति भी बढ़ेगा
और महंगाई बढ़ेगा। तरलता घटाएंगे, मुद्रास्फीति घटेगा, महंगाई भी घटेगा। तो तरलता के ऊपर निर्भर है, पैसा मार्केट में है कि नहीं ये देखा जाता है, तब कंट्रोल किया जाता है। देखिए MSF, CRR, RRR, SLR, रेपो रेट, इसका उल्टा होता है तरलता का। अगर MSF का मात्रा बढ़ाएंगे तो तरलता घटेगा। इसीलिए ई सब का मान हर 3 महीने पर जारी होता है RBI के द्वारा। यही बढ़ा देता है, तरलता घट जाता है, महंगाई कंट्रोल आ जाता है। इसी पर सारा का सारा इकोनॉमिक्स चलता है। अब समझते हैं मुद्रास्फीति आने के 3 कारण है। ये कौन कौन से कारण है? तरलता, लागत, मांग, 3 है। मुद्रास्फीति आने के 3 कारण याद कर लीजिएगा, एग्जाम में रहता है। तरलता, लागत, मांग, तरलता, लागत, मांग, ये सब याद कर लीजिएगा। अगर तरलता में वृद्धि हुआ तो वेनेजुएला का हाल हो जाएगा, जिम्बाब्वे का हाल हो जाएगा। तरलता घटेगा तो नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए वहाँ का सरकार पगला था वेनेजुएला का। वहाँ एक बार मनी छपवा दिया, किसी क्यूबा देश के कहने पर, उसका वहाँ के राष्ट्रपति के कहने पर इतना छपवा दिया कि प्रत्येक लोगों के हाथ में 20-20 लाख रुपए रहता है। जाके मार्केट में एक ब्रेड खरीद कर लाता है, नमक खरीद कर लाता है। तो ऐसा स्थिति वहाँ पर हो गया है। इसीलिए कंट्रोल किया जाता है। भारत में केंद्र सरकार के नीचे बैठा हुआ है RBI अपना काम करती है। RBI जब महंगाई कंट्रोल नहीं होता है तो सरकार को लोग गाली देता है, और सरकार RBI को बोलता है कि भाई कंट्रोल करो, नहीं तो मेरा स्थिति ख़राब हो जाएगा। सरकार गिरने की नौबत आ जाती है बहुत सारे देश में। इसलिए RBI डेटा जारी करता है और बार बार मीटिंग करके अपना हर क्षेत्र में काम करता है, तो धीरे धीरे कंट्रोल काबू में आ जाता है। यही तरलता होता है। एक होता है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। क्या होता है? इसमें लागत बढ़ जाता है, जिस कारण महंगाई बढ़ता है। लागत कैसे बढ़ता है? अगर किसी चीज़ का रेट बढ़ गया, जैसे में कुछ भी लीजिए, किसी चीज़ का गैस का रेट बढ़ गया, चाय का रेट महंगा हो गया। चाय जैसे जो मिल रहा है 10 रुपये, वो मिलेगा 50 रुपये, तो कैसे पिएगा? कॉफ़ी का मिल 50 रुपये, तो कैसे मिलेगा? कोयला का रेट बढ़ जाएगा, तो कैसे लोग अपना ज़िंदगी जिएगा कैसे? तो इसमें लागत बढ़ जाएगा, जिसके कारण महंगाई बढ़ जाता है। लोग पीना छोड़ देता है, उसका उत्पादन होना छूट जाता है। उत्पादन जब खत्म हुआ तो बेरोजगारी लोग होने लगा, तो महंगाई भी बढ़ने लगा। जो चाय मिलता है एक कपटी भर में, वही एक जगह छोटा में मिलेगा, छोटा जगह में जो मिलता है शहर के 20 कोना पर, और मिलेगा एक ही कोना पर। तो मारा मारी भी तो होगा, लेकिन महंगाई भी आ जाएगा। तो ये है लागत होता है। इसमें सिर्फ लागत समझिएगा, इसमें लागत बढ़ जाता है और महंगाई बढ़ जाता है। अच्छा, एक है मांग क्या है? मांग समझिए। मांग के मतलब होगा कि महंगाई बढ़ गया, और किसी जो पर्व त्यौहार है उसमें है, लगन में है, शादी में है, पंडित जी में है, 26 जनवरी का जिलेबी में जो मांग होता है, वो मांग क्षण भर के लिए होता है, लंबे समय तक नहीं चलता है और क्षण भर में ही ख़त्म हो जाता है। ईद में सेवई बिकता है, जिसमें छठ के टाइम में नारियल देखते होंगे, गागर नींबू होता है, बड़ा वाला नींबू, छोटा नींबू जो मिलता है अभी मार्केट में 2 रुपये, वो मिलेगा 20 रुपये। तो यही है, क्षण भर का मांग है, तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति इसको कहते हैं। तुरंत महंगाई आया, 2 दिन के बाद घट गया ये। तो यह पूछेगा एग्जाम में कि मुद्रास्फीति आने के 3 कारण कौन है? तो तरलता, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और मांग होता है ये। मुद्रास्फीति को 4 भागों में बांटते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन को ही मुद्रास्फीति कहते हैं, इसको अंग्रेजी कहते हैं। और समझिए कि तरलता कहिए, महंगाई कहिए, मुद्रास्फीति को महंगाई ही कहिए, महंगाई हुआ। 4 भागों में बांटते हैं इसको। एक रेंगती मुद्रास्फीति, यानी कि रेंग रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, चल रहा है, तो इसमें महंगाई पता नहीं चलता है। और चलती है, यानी कि चला, जो सामान 2 रुपये मिल रहा है वो 3 रुपये मिलना शुरू होगा, 4 रुपये होगा कहीं कहीं, तो ये चल रहा है। दौड़ती है, अरे इसमें तो कंट्रोल दिक्कत है, दौड़ रही है, अब स्थिति खराब हो गया। और अति में महासंकट आ जाता है, अति में बहुत समस्या खराब हो जाता है। भारत के कोने कोने में, चाहे किसी भी देश में ऐसा हो, तो स्थिति गड़बड़ा जाता है। यही 4 भागों में बांटता है, रेंगती, चलती, दौड़ती, अति। रेंगती, चलती, दौड़ती, अति। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के लाभ एवं हानि क्या होता है? लाभ भी होता है और हानि भी होता है, सब पब्लिक को पड़ता है। किसान को लाभ होता है कैसे? किसान, अगर किसी के पास गेहूँ 10 कुंटल है, 20 कुंटल है, 50 कुंटल है, अगर वह मार्केट में 20 रुपये मिल रहा है, एक बैग महंगा हुआ, 40 रुपये बिकने लगा, तो किसान को लाभ हुआ, लाभ हो गया। व्यापारी को वही हाल है, निर्यातक को वही हाल है, लाभ होगा।
कि जितना बेच सके उसमें जितना खत्म होए, निर्यातक हो गया, विक्रेता को वही हाल है। ऋणी जिससे कर्ज लिया, अगर इन्फ्लेशन आ गया, कोई व्यक्ति मुझसे 500 रुपये लिया और वही 10 वर्ष के बाद लौटाएगा, तो 500 का क्या औकात रह गया? आगे ले भाई 500 रुपये रख ले, तू 500 रुपये रख लिया, अभी उसका दाम 20,000 रुपये के बराबर होगा। अगर 20 साल पहले की बात है और 20 साल के बाद देगा वो, तो क्या वैल्यू रह जाएगा? तो ऋणी कर्जदार को ये फायदा होगा। परिवर्तित आय वाले लोग यानी कि किसी का हरदम सैलरी घटता बढ़ता रहता है, यानी कि बढ़ेगा ही, परिवर्तित होता रहता है, उसका फायदा है। उद्योगपति को तो और ज़्यादा फायदा है। तो ये सब फायदा हुआ, लाभ हुआ इन्फ्लेशन का। अब समझिए कि हानि क्या होता है। जो ग्राहक को हानि तो ग्राहक का होता ही है। स्थिर आय वाला, जिसका आय ही स्थिर नहीं है, तो उसका समस्या खड़ा हो जाता है। आयातक जो लेता है आयातक में, उसका भी बहुत घाटा हो जाता है। लेनदार, उसको तो और घाटा हो जाता है। जो शुरू में दे दिया और बाद 20 वर्ष के बाद लौटा रहा है, तो क्या वैल्यू रह जाएगा 500 रुपये का? ग्राहक को तो ये ग्राहक तो मैंने बता दिया, ये सब हानि में आया। ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है इसे, जब मुद्रास्फीति आता है, इन्फ्लेशन आता है, तो किसको फायदा होता है? ऋणी को होता है, कर्जदार को, कर्जदार यानी कि देनदार को। हानि किसको होता है? लेनदार को, ऋणदाता को। ये सब याद करके रखिए। रोकने का क्या उपाय है? रोकने का उपाय क्या है? मुद्रास्फीति को रोकना मुद्रा अपस्थिति कहलाता है। अपस्थिति कहलाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ा देना चाहिए। प्रतिभूति, बॉन्ड पेपर, एफडी बाकी को ये देखते होंगे कि मार्केट में बहुत सारा लड़का एससीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इंश्योरेंस, बजाज, बहुत सारा में काम करता रहता है। वही लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए हर तरह, बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो, सबको कंट्रोल करने के लिए बीमा वाला वही प्रतिभूति बेच के पब्लिक से रुपया लेकर परचेज करके उसका भी काम हो रहा है और इस सरकार का भी काम चल रहा है। तो उसी को कंट्रोल करके अपना काम होता है। और सख्त नियम बैंक पर जो मिलता है, जो पहले मिलता था 4% पर लोन, अब मिलेगा 10% पर, तो लोग लेना छोड़ देगा धीरे धीरे करते, और वही कंट्रोल आ जाएगा। धीरे धीरे बैंकों के पास पैसा पहुंच जाएगा और वही कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है। और इसमें मौद्रिक नीति को सख्त करनी चाहिए जिससे नॉर्मल हो जाए। तो ये सख्त कर देता है, 6 मंथ 7 मंथ पर ये कंट्रोल 1 साल में हो जाता है। ये 4 यानी कि 4 डेटा देता है, तो उसी के अंतर्गत वो कंट्रोल हो जाता है। अब समझते हैं मंदी क्या होता है। रेसेशन मंदी होता है कि मंदी वह स्थिति है जिसमें तरलता अत्यधिक घट जाती है। तरलता यानी कि लिक्विडिटी, जिस कारण व्यापार प्रभावित होता है और अधिक देर तक मंदी रहने में यानी कि जो अधिक देर तक मंदी रहता है उसमें निगेटिविटी इफेक्ट पड़ता है। इसमें तरलता एकदम घट जाती है, जिसमें व्यापार प्रभावित होता है, आम जन अस्त व्यस्त हो जाता है। अधिक समय तक रहने से पूरी अर्थव्यवस्था निगेटिविटी हो जाती है। इसमें देश का आर्थिक विकास कम होता है, जीडीपी कम हो जाता है। यानी कि देश में पैसा की मात्रा कम हो जाता है। अगर मान लीजिए कोरोना है, कोरोना में कोई काम ही नहीं हुआ 6 मंथ साल भर काम ही नहीं हुआ, तो उसके अंतर्गत इसमें देश में पैसा कम आया, कंपनी कारखाना बहुत सारा बंद हो गया, कोचिंग संस्थान बंद हो गया, दुकान सब बंद हो गया, तो इसमें पैसा ही कम, जीडीपी कम हो जाता है, देश का आर्थिक विकास ही नहीं हो पाया। इसके कारण मंदी छा जाता है। और मंदी का सबसे खतरनाक रूप है स्टैगफ्लेशन, निस्पंद। जब मंदी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ हो जाता है उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये सबसे खतरनाक होता है। कोरोना में ये सब देखा गया था। ये इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पूछता है कि पहले मंदी, और अगर दोनों रहे, मंदी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ आ जाए तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए? तो पहले मंदी को कंट्रोल किया जाता है। मंदी को तरलता बढ़ा दिया जाता है। यानी कि मंदी में लोन प्रोवाइड, सरकार देखे कि उसमें कितना 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, तरलता वेंडर वाले को, दुकान वाले को, एमएसएमई वाले को, बहुत सारे को दिया कि जाओ तुम साल भर में कभी सधा देना या नहीं देना, ख़त्म हो जाए, तुम अपना काम करो। यही है लोन प्रोवाइड पहले किया, तरलता बढ़ा दिया, और धीरे धीरे तरलता बढ़ जाए उसके तुरंत जस्ट बाद मुद्रास्फीति को ठीक करना चाहिए, तो ठीक हो जाता है। ये तो स्टैगफ्लेशन समझ गए, जब मंदी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ आए। और मंदी हुआ है जिसमें तरलता अत्यधिक घट जाती है, जिस कारण व्यापार प्रभावित होता है। अधिक देर तक रहने पर इसका निगेटिविटी प्रभाव पड़ता है, देश में लोगों के ऊपर भी प्रभाव इसका पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। मंदी समझ लिए, अब आगे आपको बताते हैं। देखिए, स्टैगफ्लेशन भी समझ लिया, मंदी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ आता है। इसमें सबसे पहले मंदी को ठीक किया जाता है, तरलता बढ़ा दिया जाता है। जो पहले 4% में मिल रहा है, अब 10% लोन देकर लोगों को, प्रत्येक लोगों को, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं
उसको लोन प्रोवाइड करके उसको काम करने के लिए, शुरू करने के लिए बोला जाता है कि आप अपना वर्क कीजिए, कंपनी कारखाना चलाइए, जो करना है कीजिए, 10 लोगों को रोज़गार दीजिए। वही करते करते आगे आरबीआई फिर डेटा जारी करता है कि कैसा स्थिति रहा देश का, और उसके अनुसार कंट्रोल करके आगे काम होता है। देखिए, बड़े बड़े उद्योगपति को इसमें दिया गया कितना लाख का, करोड़ का पैकेज इसमें दिया गया कि आप काम कीजिए, लोगों को रोज़गार दीजिए, देश का उत्पादन बढ़ाइए और उसके अनुसार उसको ख़त्म कीजिए। तो ये मंदी को कंट्रोल कर लिया जाता है। एक आता है काला धन की समानांतर अर्थव्यवस्था। वर्तमान सरकार जो 8 नवंबर 2016 को बंद करके नोट को बंद किया, लिक्विडिटी समाप्त करना, यानी कि जो तरलता को समाप्त करना चाहे, क्योंकि मार्केट में देखिए, मार्केट में जो भी रुपया होगा, मार्केट में जिसके अलमारी में रुपया भी सड़ रहा है फिनाइल की गोटी डालकर, जो पैसा मार्केट में है उस पर मौद्रिक नीति काम नहीं करती है, उस पर एसएलआर न रेपो रेट, कोई मौद्रिक नीति काम ही नहीं करती है। तो इसको सरकार सोचा कि क्यों ना पहले जनधन योजना खोल दिया जाए। जनधन योजना खोल दिया, सरकार ने घोषणा किया कि प्रत्येक लोगों को दिया जाएगा 15 लाख रुपया। तो 15 लाख अगर नोट छपा कर आता तो पक्का वेनेजुएला के जैसा हाल होता, लेकिन नोट नहीं छपाया, किसी को कुछ नहीं मिला। उसको सरकार ने सोचा कि नहीं, इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, पैसा नहीं डाला इसमें, अब सोचते हैं कि इसको पैसे 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया जाए। सरकार ने बंद कर दिया और बैंक के कैशियर से, मैनेजर से मिलकर लोगों ने जो 10 लाख से ऊपर लीजिएगा, 15 लाख से ऊपर लीजिए, 30% उसका टैक्स काट लेगा। 30% टैक्स काट लेगा 10 लाख में। 3 लाख तो वही खा जाएगा, बैंक वाला, आरबीआई खा लेगा टैक्स में। तो बैंक के मैनेजर कैशियर से संपर्क करके, लोगों से संपर्क करके 1 लाख ले लिया, भाई 2 लाख मुझे दे देना, 1 लाख आप ही ले लो। कोई काला धन नहीं इसमें निकला। 99.99% आरबीआई के द्वारा डेटा जारी हुआ और सारा का सारा रुपया पहुंच गया और फिर से निकलना शुरू हो गया। तो कोई कंट्रोल नहीं आया, कोई काला धन नहीं आया, विदेशों में पैसा पहुंच गया, स्विस बैंक में पहुंच गया, कोई फर्क नहीं पड़ा और लोगों के मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो काला धन का समांतर अर्थव्यवस्था इसी को कहते हैं। ये समझ गया। और जो लोग, जिसके पास बरसों से सड़ रहा है उसके अलमीरा में पैसा, वो किसी व्यक्ति को 1 रुपया नहीं देता है और दूसरे के खाने के लालच में वो घूमता रहता है। वो रुपया सड़ जाएगा, आरबीआई कभी ना कभी छापा मारेगी, चाहे कोई इनकम टैक्स का अधिकारी हो, उस नंबर से मिलाया जाता है कि किस नंबर का किस एरिया में पैसा रखा हुआ है। वो नंबर मिलाया जाता है, बहुत डेटा खंगालने के बाद वो किसी भी वक्त, वैसे आम लोगों पर छापा नहीं मारती है, क्योंकि जो सरकारी ऑफिसर हो, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हो उसके, चाहे जो नेता लोग हो उसके यहाँ मारती है। लेकिन इन फ्यूचर में जो हो देखा जाएगा। तो ये इस तरह रुपया, देखिए, बैंक में रखने से सरकार चाहती है कि कैश फ्लो रुकना नहीं चाहिए, यानी कि कैश, यानी कि ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होता है उस पर सरकार की नज़र रहती है। तो अब 1-1 रुपये का हिसाब रहता है, लेकिन ऑफलाइन में कोई हिसाब नहीं रहता है। इसलिए सरकार चाहती है कैशलेस व्यवस्था करके ये कंट्रोल किया जाए, लेकिन कंट्रोल से बाहर है अभी भी। अगर देखा जाए, कम से कम 20 करोड़ 25 करोड़ एक व्यक्ति, जो अमीर व्यक्ति है, उनके घर में कैश रहता है ऑलरेडी, लेकिन ये आम लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट आदमी के ऊपर या नेता के ऊपर ये सब छापा मारता है। सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी वाला हो, चाहे विजिलेंस ऑफिसर हो, ये सब के काम चलता है। खैर, ये अलग टॉपिक है। देखिए, जो पैसा मार्केट में होती है उस पर मौद्रिक नीति काम नहीं करती है, और वो पैसा बाजार में बिना टैक्स के घूमती है। ये बिना टैक्स के घूमती है, उस पर क्या टैक्स लगेगा इस पर? तो जिसके पास अकाउंट में रुपया है उस पर लगता है, और जिसके पास नहीं है तो वही एक बार बंद कर लिया, दोबारा बंद करेगा। तो ये नियम होता है कि जल्दी से बंद नहीं करना है रुपया। तो यही देखिए, अगर गवर्नमेंट को अगर सच में ही काला धन रोकना हो तो 2000 के नोट बंद करना चाहिए, और 100 के, 10 के, 20 के, 50 के, 200 तक, मात्र 500 तक रहना चाहिए। अगर 2000 के अगर 10 लाख रुपया रखें तो एक हाथ में आ जाएगा रुपया, तो वही 200 का, 100 का आ जाएगा, तो पूरे बंडल भर आएगा। वो कहाँ 2000, कहाँ 100 रुपये, 20 गुना हो गया। तो एक बोरा होगा जो एक मुट्ठी पर आएगा, यानी कि 2000 का नोट। इसीलिए छोटे नोटों को चलन में रखना चाहिए, बड़े नोटों को बंद कर देना चाहिए, तब जाके काला धन वापस आ सकता है, तब जाके इस पर छापा मार सकता है, पकड़ा जा सकता है। वैसा हो ही नहीं सकता है। तो ज़्यादातर अब ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन होता है, तो अपना धीरे धीरे करते ये फ्लो पकड़ लेगा। तो खैर, ये अलग टॉपिक है, ये मेंस लिखने वाला, तो मैंने आपको इतना बता दिया।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद कर लीजिएगा मौद्रिक नीति। इसमें बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, MSF, मुद्रास्फीति, मंदी, स्टैगफ्लेशन, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये काला धन का समांतर अर्थव्यवस्था, ये सब याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद आपको किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे रहता है। इसके बाद बैंक पढ़ा जाएगा, वस्तु क्या होता है, गुड्स क्या होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। मार्केट होता है, खाता कैसे खुलता है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।